वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे SCO शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी आज पाकिस्तान में दो रोज़ा मीटिंग जो है उसके लिए मेहमान जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों से वो आ रहे हैं। ये जो पिछले साल अक्टूबर में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें जो रिवॉल्विंग ये इसकी प्रेसिडेंसी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो पाकिस्तान के हवाले हुई और इसलिए इस दफ़े ये जो इजलास है इसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। जो शिरकत करने वाले ममालिक हैं उनमें से उनके बहुत से जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं या वज़ीर आज़म हैं वो इस वक्त पाकिस्तान या पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं। चीन, रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके वज़ीर आज़म जो हैं वो शिरकत करेंगे। ईरान के नायब सदर और इंडिया से वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। ये अब ऐसे मौक़े जब होते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स में जहां इंडिया और पाकिस्तान मौजूद हों तो एक ज़ाहिर सी बात है कि तवज्जो जो है वो इस बायलैटरल रिलेशनशिप पर चली जाती है। इधर भी यही बात है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है, वज़ीर ख़ारजा है भारत के, वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 9 साल के बाद इस तरह का वाक़या हुआ है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि कशीदगी दोनों ममालिक में काफ़ी रही है पिछले दिनों में। मगर वो आ रहे हैं, SCO के लिए आ रहे हैं और ये बात वाज़े कर दी की गई है कि इस मौके पर एज सच कोई बायलैटरल मुलाकात जो है वो नहीं होगी। मगर इसके बावजूद गुज़िश्ता रोज़ एक भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त साहिबा वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई। उनकी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई और वहाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उनको एक इंटरव्यू भी दिया। वो ऑन कैमरा तो नहीं था बट ऑन द रिकॉर्ड था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं या उनकी ये ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाते और कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। बट ऑब्वियसली ये एज आई सेड कि जब भी इंडिया पाकिस्तान मौजूद होते हैं किसी भी फोरम पे तो तवज्जो उधर चली जाती है, मगर ये एक मल्टीलैटरल फोरम है और इसमें ऐसी कोई बायलैटरल जो मीटिंग है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय नहीं है। 2001 में इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई थी। 2017 में पाकिस्तान जो है उसने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं अयाज वज़ीर साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और हमें ज्वाइन किया जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन इशूज़ पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अयाज वज़ीर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि थोड़ा सा अगर आप देखने वालों के लिए समझाएं कि SCO तंजीम की अहमियत क्या है और ख़ास तौर पे जो इस वक्त ये पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है तो इसको आप किस तनाजुर में देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अहमियत दी जा रही है ये ख़ास तौर पे जिस किस्म के सिक्योरिटी चैलेंजेस को का इस वक्त सामना है पाकिस्तान को कि उस दौरान इस तरह की मीटिंग पाकिस्तान में हुई। बट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मीटिंग एंड दैट इट इज़ टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान? देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है दोनों वजूहात की वजह से। शंघाई इटसेल्फ इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान में उसका मुनक्किद होना पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारे मुल्क में कोई ऐसा बड़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं हुआ, तो इट सेंड्स अ वेरी गुड सिग्नल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और शंघाई कॉन्फ्रेंस 2001 में, जैसे आपने कहा, ये रूस और चीन ने बनाई थी। मेन फोकस जो मैं समझता हूँ उस वक्त ये था कि सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग इस रीजन में अमेरिका की वहाँ पे इन्फ्लुएंस को रोका जाए, लेकिन ज़्यादातर सिक्योरिटी फोकस्ड शायद उस वक्त था। लेकिन अब उसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान ये लोग शामिल हो गए। अफ़गानिस्तान भी मेरा ख्याल है, लेकिन अभी चूँकि तालिबान के बारे में इस ऑर्गेनाइजेशन का मुतफ़िक का फ़ैसला है, सेक्रेटेरिएट का फ़ैसला है, पाकिस्तान का नहीं है। और सेक्रेटेरिएट जो इस ऑर्गेनाइजेशन की है
وہ ہر ملک سے پوچھتی ہے اور کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں. تو انہوں نے 2021 سے جب سے طالبان آئے ہیں افغانستان میں ان کو کسی کانفرنس میں نہیں بلایا. تو بہرحال اس کی امپورٹنس اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو ایک نظر سے نیٹو کا مقابل سمجھا گیا کہ وہ یورپ کا ایک دفاعی ایک قسم کا ہتھیار تھا اور یہ ایشیا اس ریجن کا ایک دفاعی ہتھیار بن جائے. تو مینلی فوکس سیکیورٹی پہ تھا لیکن اب ظاہر بات ہے انٹرسٹ بڑھ گئے, ملک اور آ گئے تو پورا ریجن اس میں شامل ہو گیا. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں 4 ایٹمی قوت رکھنے والے ملک ہیں اور اس کی آبادی کل ملا کے 40% بنتی ہے ساری دنیا کی آبادی کے. اور معدنیات اور تیل گیس ان ذخائر کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے امیر ترین ریجن یہی ہے. تو فیوچر اس ریجن کو بلانگ کرتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے ان 10 ممالک جو ان کے ممبر ہیں کہ یہ آپس میں جو اختلافات ہیں وہ کیسے اس بڑے مقصد کے لیے سمیٹتے ہیں یا حل کرتے ہیں. خاص کر چین اور ہندوستان اور پاکستان یہ آپس میں مسائل ظاہر باتیں بہت سیریس ہے, اتنی جلدی تو نہیں حل ہو سکتے لیکن یہ لانگ ٹرم اچیومنٹ کے لیے ان کو کوئی پیش رفت اپنے بائیلیٹرل فورمز پہ کرنا ہوگا کیونکہ یہاں تو جیسے آپ نے کہا یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے, اس میں بائیلیٹرل ایشوز ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے اور جو باتیں اب کریں گے وہ کنسنسس سے ہی منتخب کریں گے. اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ بالکل ٹھیک سر اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں زاہد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. جی زاہد صاحب, آپ نے ایاز وزیر صاحب کی بات سنی کہ بہت اہم آبویسلی آرگنائزیشن ہے, اس کا اگر ہم ریسورسز یا پاور کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, پر سر یہ جو خاص طور پہ اجلاس اس وقت آپ کے پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا فوکس کس طرف رہے گا؟ دیکھیں عارفہ, یہ یقینی بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے شنگھائی کی, جس میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ تقریباً 40% آبادی جو ہے دنیا کی اس کے ممبران کی کل بن کے آتی ہے اور تقریباً 30% جو جی ڈی پی ہے ورلڈ کی وہ ان ممالک میں ہے. تو یہ اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو ایک بڑا وسیع قسم کا اتحاد ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس اتحاد ایک لحاظ سے جو ہے کچھ معاملات پہ جو ہے تمام متفق ہیں, لیکن یہ کوئی ملٹری پیکٹ نہیں ہے, نہ ہی بننے جا رہا ہے. اس کا مقصد بنیادی طور پہ جیسے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں یہ پہلے شروع میں جب اس کی بنی تھی بلکہ 1996 میں یہ 5 ممالک تھے, سینٹرل ایشین کنٹریز تھے اور اس کے بعد جو ہے رشیا اور چائنا بھی تھے. اس وقت یہ تھا کہ جو ایک لوز قسم کا تھا جہاں پہ آپ جو ان کے بارڈر ڈسپیوٹ سے اس کو طے کرنا تھا, اور سیکیورٹی بھی ایک چیز تھی. آگے چل کے جب دوسرے ممالک شریک ہوئے تو اس کی نوعیت بڑھ گئی. لیکن ابھی بھی جو ہے جو اس کا بنیادی مقصد جو تھا ایک یہ تھی سیکیورٹی کا مقصد وہی تھا کہ جو ایک ٹیررزم کا ایک پوری زمانے میں ایک مسئلہ بن کے آیا تھا, اس لحاظ سے کوئی کوآپریشن کرنی تھی. دوسری طرف یہ بھی تھی کہ کوشش بات کی جا رہی تھی کہ کچھ اکنامک اور کوآرڈینیشن بھی ہو, ٹریڈ بھی بڑھانے کا ذریعہ بن کے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کنیکٹیویٹی کے مسائل بھی ہیں. تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت تو ایک ہے کہ اگر پوٹینشیل کہہ سکتے ہیں, پوٹینشیل تو ہے اس کی, لیکن مسئلہ وہی آتا ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کے سب سے بڑا جو رکاوٹ بن کے آئی ہے خاص طور پہ کنیکٹیویٹی کے لحاظ سے, وہ جو ہے اس حالت خطے کی اور جو ممبران ممالک ہیں ان کے درمیان اختلافات بھی بن کے آئے ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے جو اس کا پوٹینشیل ہو سکتا تھا کہ ایک وسیع مطلب اکنامک گروپنگ ہو جائے اور جس میں خاص طور پہ سارے ریجن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جائے, ٹریڈ کو بڑھنے کا ذریعہ, وہ فی الحال نہیں ہو سکا ہے. آگے چل کے اگر ہوتا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے وہ دیکھنے قابل ہے. لیکن ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ جو جن حالات میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے اس میں اگر دیکھا ہے تو خطے میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. جیو پولیٹیکل جو ہے فاسٹ چینجنگ جیو پالیٹکس میں یہ ہو رہا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورا جیسے میں جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں. ایران جو اس کا یہاں کا ممبر ہے
اس پہ ایک لحاظ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسرائیل کا حملہ بالکل ٹھیک. معاف کریے گا زاہد صاحب, مجھے یہاں لینا ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک, اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ایاز وزیر صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں SCO کے حوالے سے. ایاز صاحب, اوبویسلی آپ نے بھی بات کی, زاہد حسین صاحب نے بھی ذکر کیا, خاص طور میں خطے میں جو اتنی ہم کہہ سکتے ہیں بہت میجر ڈیولپمنٹس ہیں. تو سر آپ اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل جب سب سربراہ ملیں گے, اجلاس ہوگا؟ کوئی جو اس وقت خطے میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر کہ اس جو بھی اسٹیٹمنٹ آئے گا, جو بھی فیصلے کیے جائیں گے, وہ اس کی طرف ڈائریکٹڈ ہوں گے, اور آر یو ایکسپیکٹنگ سم تھنگ ایلس؟ میرا خیال ہے کہ اب اس کو اوائڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں اس میں تقریباً سارے ملکوں کا انٹرسٹ انوالوڈ ہے. آپ یوکرین اور روس کا معاملہ دیکھ لیں, آپ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں, آپ امریکہ اور ایران کے اوپر سینکشن والا قصہ دیکھ لیں, اور پھر افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں. وہ سیکیورٹی کنسرن, ظاہر بات ہے سارے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اور اس سے تیسری جنگ عظیم ہونے کا خطرہ بھی شدید ہے, خاص کر اسرائیل والا جو قصہ ہے فلسطین کے ساتھ. تو اس کو, اور اس میں انٹرسٹ بھی ان سب ہمارے ملکوں کا ہے. تو اب مجھے زیادہ ڈیٹیل تو اس کے سیٹ اپ کا نہیں کہ وہ جو چیزیں پہلے طے ہوں صرف اس پہ بات کریں گے, یا آؤٹ سائڈ آف دیٹ بھی بات میرا خیال ہے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں, وہ ایسے تو صرف کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ مین ایشوز ہے, اس کو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے, اور جب تک اس کا کوئی حل نہ نکلے تب تک یہ باقی جو اس کے ثمرات ہے, خاص کر اکنامک سائٹ پہ, وہ کیسے اچیو کریں گے. مثلا اگر افغانستان سٹیبل نہ ہو تو وہاں پہ آپ تجارت آگے کیسے بڑھائیں گے, آپ سی پیک والا سلسلہ آگے کیسے چلائیں گے کہ چین اور سینٹرل ایشیا اس سے مستفید ہو. اور اسی طرح مڈل ایسٹ والا قصہ ہے کہ اس میں ہر دوسرے دن مسئلے پھیلتے جا رہے, سیریا تک پھیل گیا, یمن تک پھیل گیا. تو کب تک آنکھیں اسے چھپائیں گے. ظاہر بات ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ بات چیت ضرور ہوگی, ایوائڈ کرنا خاصا مشکل ہوگا, ورنہ اس کے علاوہ تو پھر صرف کھانا کھائیں اور ایک دوسرے کو نصیحتیں کریں جیسے ہم ان کو نصیحت کر رہے ہیں. بالکل صحیح. زاہد صاحب, آپ نے ایاز صاحب کی بات سنی, آپ سر اتفاق کرتے ہیں؟ بیکاز آبویسلی سر یہ والی جو خاص طور پہ اجلاس ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کا مقصد تو غالباً اکنامک ایشوز اور کلچرل ایشوز پہ فوکس کرنا تھا, بٹ جیسے کہ ایاز صاحب کہہ رہے ہیں اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ اٹ مائٹ جسٹ بی اناوائڈیبل. دیکھیں بات چیت ضرور ہوگی کیونکہ ایک ایسے مسائل ہو رہے ہیں جو کہ پورے خطے کو اثر انداز کرتے ہیں. ایک دو چیزیں ہیں, ایک تو اگر آپ دیکھیں تو ایک فارمل جو میٹنگز ہوں گی اس میں خیال جو بات چیت ہوگی اس کا فوکس, اس میں یہ بھی ڈسکشن میں ضرور باتیں آئیں گی. لیکن اصل میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اس قسم کے فورم میں کہ سائڈ لائن میں جو میٹنگ ہوتی ہے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ان چیزوں باوجود اس کے کہ یہ تمام ممالک اس کا اثر پڑ رہا ہے جو کہ خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, جنگ کے اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پہ کوئی مشترکہ لائحہ عمل بن سکے گا کیونکہ اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں آپس میں. اب جیسے پچھلی دفعہ بھی دیکھ لیں, جو پچھلا کانفرنس تھی ہندوستان میں ہوئی تھی اور ورچوئل تھی, اس میں جو ہے لوگ وہاں پہ آئے نہیں تھے, ورچوئلی تھی, لیکن وہ بالکل ہی ناکام اس لیے ہو گئی کہ شروع ہی میں جو پرائم منسٹر مودی ہیں انہوں نے جو ہے کرٹیسزم کیا تھا چائنا پہ اور پاکستان پہ. اصل میں بات یہ آتی ہے کہ اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو بائیلیٹرل جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو اس میں نہیں لایا جائے, اور امید ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کم از کم ان چیزوں پہ گریز کیا جائے گا جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں, بلکہ یہ فوکس یہ کیا جائے گا کہاں پہ تمام ممالک جو ہیں کوآپریٹ کر سکتے ہیں. میں خیال سب سے زیادہ جو بنیادی چیز جو بن کے آئے گی جس سے اتفاق بھی ہوگا
وہ तीन चीज़ें ज़रूर है। एक तो मेरे ख्याल ये कि क्लाइमेट चेंज के मसले पे क्योंकि सारे लोग इस पे सारे ममालिक भी इससे वो करेंगे। एक ये था कि किस तरह से ट्रेड को बढ़ाया जाए और कनेक्टिविटी पे जो है किस तरह से किया जाए। मेरे ख्याल ये 2-3 इश्यूज हैं जो कि बुनियादी तौर पे यहाँ पे आएंगे बहस में। जी अयाज साहब, सर मूविंग ऑन फ्रॉम टेकिंग द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, क्योंकि जिक्र किया पिछली दफ़े की मीटिंग का जाहिद साहब ने, तो सर क्या इस दफ़े भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के आए हुए हैं वो अपनी तकरीर में फिर कोई ऐसी बात कर देंगे जैसे जाहिद साहब ने कहा कि वो और कुछ नहीं तो तवज्जो फिर चली जाएगी उस तकरीर पर रादर देन द मल्टीलैटरल फोरम दैट इट्स सपोज्ड टू बी? वेरी क्विकली सर, बिकॉज मैं जाहिद साहब का भी इस पे कमेंट चाहूँगी। देखिए मेरा ख्याल तो है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के एंगल से देख ले तो उसको नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज इट्स बायलैटरल, ये बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल फोरम है। लेकिन पिछले तजर्बे जो हिंदुस्तान में हुआ उसको अगर सामने रखे तो भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने शुरू की लेकिन उसका तकरीबन सारा डिस्क्रेडिट कर दिया इंडिया में जो ये हुआ था, तो अभी करना नहीं चाहिए। लेकिन जाहिर बात है दोनों की 9 सालों के बाद एक जगह बैठने का मौका है, तो मीडिया वाले ज़रूर कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी बात किसी तरफ से भी निकाले कि दूसरा उस पर रिएक्ट करे। लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट न उन्होंने की है न हमने की है, तो बायलैटरल मीटिंग तो ख़त्म है। हाँ, अगर उसने मीडिया को अपना बयान दाग के देना है वो तो फिर बायलैटरल हो गया, या इसके आउटसाइड ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ ACO हो जाता है। सही। तो वो तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फिर बायलैटरल हो जाता है। जी जाहिद साहब, आपकी तरफ भी सर यही सवाल कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको खदशा है कि तकरीर भारत की तरफ से कोई ऐसी हो कि जो आप अभी बता रहे थे पिछले साल का कुछ वैसा ही वाकया रिपीट हो जाए? मुझे नहीं लगता है। देखिए सबसे इस पे डिपेंड करता है कि जो होस्ट कंट्री किस तरह से वो शुरू करते हैं। मैं ख्याल ये कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी कि जिससे पूरी जो है तलखी बढ़ के आए और फिर इसी पूरा जो है कॉन्फ्रेंस इसी पे जो है मरकूज हो जाए। मुझे ख्याल नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस किस्म की बात करेगा। और मुझे भी लगे कि हिंदुस्तान की तरफ से भी मेरा ख्याल ये है कि अवॉइड की जाएगी कोई इस किस्म की तनकीद को, क्योंकि इसकी नौइयत काफ़ी मुख्तलिफ है। और मेरा ख्याल ये है कि ये अगर कोई बात हो जाती है तो मेरा ख्याल पाकिस्तान को दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि वो अगर पूरा अगर कॉन्फ्रेंस की अफादियत ख़त्म हो जाती है अगर सिर्फ बायलैटरल इश्यूज पे बात होती है। हालांकि ये पहली दफ़ा हुआ था हिंदुस्तान में जो कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी खासतौर पर दुशंबे की कॉन्फ्रेंस से पहले और जगहों पे जो हो चुकी है ज़्यादातर रिलेशन कंट्रीज़ में, उसमें बायलैटरल इश्यूज कभी भी डिस्कस नहीं किए गए थे या उन पर ये एक लिहाज से तनकीद नहीं की गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस दफ़ा वो जो पिछले साल जो कुछ हो चुका है वो दोहराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो लाहौर में वाक़या हुआ है या कहा जा रहा है कि हुआ है, जिसकी वजह से जो तुलबा हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे लाहौर का, जहां 2 दिन से जो तुलबा हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि उनका एहतजाज इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो कॉलेज था जिसके तुलबा ने ये एहतजाज शुरू किया, वहाँ एक बच्ची जो थी, एक जो तुलबा थी, उसका मुबैना रेप किया वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने। सोशल मीडिया पे पहले ये ख़बर सामने आई, उसके बाद वायरल हुई, एहतजाज शुरू हुआ तो पुलिस को बुला लिया गया और पुलिस ने बच्चों के ऊपर, हम देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आई कि काफ़ी वहाँ मारपीट भी की और तुलबा जो थे वो ज़ख्मी भी हुए।
कल गुज़िश्ता रोज़ जब ये सारा वाक़या पेश आया और सोशल मीडिया पे वो पुलिस की वीडियोस जो थी वो सामने आई, तो उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बात की गई कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। जो ASP शहरबानो नकवी साहिबा हैं उन्होंने भी वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। जिस बच्ची के बारे में कहा जा रहा था या जिसका नाम सामने आ रहा था उनका वहाँ भी सब मालूम किया। ऐसा जो बच्ची थी या उन वालिदैन थे उन सब ने डिनाई किया कि ऐसा कोई वाक़या पेश आया है। उसके बाद उन्होंने भी उस मुबैना जो बच्ची थी उसके रिश्तेदारों के साथ भी एक वीडियो पैगाम जो था वो रिकॉर्ड किया। एहतजाज अलबत्ता आज बढ़ गया है। लाहौर से बाहर भी कुछ शहरों में कहा जा रहा है कि एहतजाज हुआ है, वहाँ भी पुलिस ने मारपीट की है। अब अहम बात गालबन ये है कि ये पंजाब हुकूमत और जो पुलिस का बयान है कि ऐसा शायद कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, इसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब ने एक 7 रुकनी कमेटी भी बना दी है और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर तालीम जो है राना सिकंदर वो एहतजाज पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने कहा कि कॉलेज इंतज़ामिया जो है वो इस वाक़े को छुपा रही है। इस सारे मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वसीम रियाज साहब नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ लाहौर। वेलकम टू द शो सर। जी वसीम साहब, ये बताइएगा ये क्या वाक़या है जो एक तरफ बच्चे जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस कहती है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, सिक्योरिटी गार्ड को भी गालबन उन्होंने हिरासत में लिया हुआ है। प्रिया, सबसे पहले इस वाक़े के हवाले से बात करते चलें तो सोशल मीडिया पे ये बात जो है वो फैली जिससे जो है वो तलबा एहतजाजन बाहर निकले। हफ्ते के दिन ये खबर जो है वो पोस्ट की गई जो देखते ही देखते वायरल हुई और उसके बाद जो है वो तलबा, क्योंकि हफ्ते के बाद इतवार को जब वो छुट्टी थी और पीर वाले दिन जब तलबा अपने तालीमी इदारों में आए तो ख़ास तौर पर जिस कॉलेज में ये बताया जा रहा था कि बच्ची को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया, वहाँ पर शदीद एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने भी इसमें सबसे पहले जो है वो तफ्तीश नहीं की और सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो हिरासत में ले लिया और पुलिस ने हिरासत में लेते ही ये दावा किया कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर अंदर। वसीम साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट अगर ये पेश आया नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड को क्या उस सोशल मीडिया पोस्ट ने आइडेंटिफाई किया था कि इसने ये किया है? उस तक कैसे पुलिस पहुंची और उसको हिरासत में कैसे ले लिया? सारा मामला सोशल मीडिया से शुरू हुआ। पुलिस भी सोशल मीडिया पर ही चल रही थी। जैसा कि सोशल मीडिया पे ये वायरल था कि बच्ची को जो है वो ज्यादती की गई और सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको ज्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद पुलिस जो है वो फौरी तौर पर हरकत में आई। इसमें DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की तरफ से एक वजाहती बयान जो है दिया गया जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो हिरासत में ले लिया था। उसके कुछ देर बाद नहीं सर, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। सर मेरी बात तो सुन लेना कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट थी क्या सिक्योरिटी गार्ड भी उसमें आइडेंटिफाई हुआ था जिसको उन्होंने हिरासत में लिया? मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूं, लेकिन आपने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सोशल मीडिया की पोस्ट में उसकी शनाख्त जाहिर की गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस को भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि सिक्योरिटी गार्ड कौन है। पुलिस ने अपनी रवायती तफ्तीश शुरू की और जब वो कॉलेज गए तो वहां से जो सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर थे, ड्यूटी पर नहीं थे, उनका रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा किया गया और एक सिक्योरिटी गार्ड जो सरगोदा में था। अच्छा, बाद में ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई कि वो 3 दिन से वो छुट्टियों पर था, वो तो अपनी ड्यूटी पे आ ही नहीं रहा था। फिर उसको सरगोदा से रातों रात पुलिस उठाकर जो है वो लाहौर लाई, उसको गुलबर्ग थाने में रखा। अच्छा, पुलिस राय ने मेरे इस बात की भी तस्दीक की कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश, जो पुलिस का तरीकाकार है एक तफ्तीश का जिसमें मुलजिम से जो है वो तफ्तीश की जाती है या उससे एतराफ़ करवाया जाता है, वो तमाम तरीके जो है वो अपनाए। लेकिन क्योंकि मुलजिम जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं था तो कोई बात जो है वो सामने नहीं आ सकी। इसके अलावा DIG ऑपरेशन ने जो कल भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि ना तो कोई विक्टिम अभी तक सामने आया है, ना ही कोई फैमिली ऐसी जो है वो अभी तक सामने आई है। पुलिस का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन उनको देता है या कोई भी फैमिली या कोई विक्टिम कोई भी सामने ले आता है तो पुलिस फौरी तौर पर ना सिर्फ मुकदमा दर्ज करेगी बल्कि मुकम्मल कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। तो वसीम साहब ये बताइए कि जो तलबा एहतजाज कर रहे थे और पुलिस वहाँ पहुंची और वो सारे वाक़यात हुए जो हमने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पे देखे, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को बुलाया था कॉलेज के प्रेमिसेस पे जहाँ एहतजाज हो रहा था या पुलिस खुद ही वहाँ पहुंच गई? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत जहाँ भी खराब होगी पुलिस तो जाएगी। पुलिस का काम ही यही है कि जहाँ भी शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब हो वहाँ जाके उसको मेनटेन करे, हालात को कंट्रोल करे। इसी तरह वहाँ पर एहतजाज जब शुरू हुआ तो उसमें शिद्दत आती गई।
अच्छा, ये चीजें ये भी चल रही हैं कि पुलिस की तरफ से जो तालबात हैं उनको तलबा जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो अमला है कॉलेज का, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी जानिब से जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस वाले भी इस सारे तसादम में जो है वो जख्मी हुए। टोटल 27 लोग जो हैं वो जख्मी हुए, जिनमें स्टूडेंट्स भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। पुलिस ने वहां पहुंचकर तमाम मामला जो है वो हैंडल करने की कोशिश की। इस दौरान जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं जो एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने ना सिर्फ बिल्डिंग के अंदर बल्कि बिल्डिंग के बाहर भी आग लगाई और पुलिस एहलकारों पर भी जो है वो पथराव किया, जिससे एसपी माल्टन खुद भी जख्मी हुए। तो ताहम ये तमाम सूरत के बावजूद जो है वो पुलिस ने उनको वहां से मुंतशिर करने के लिए जो है लाठीचार्ज करने की कोशिश की, डरावा दिया, लेकिन मुकम्मल तौर पर किसी भी स्टूडेंट पर पुलिस ने तशद्दुद जो है वो नहीं किया। जो तशद्दुद किया गया वो सारा का सारा जो अमला है उस कॉलेज का, उसकी तरफ से किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ना लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे। बन्नू शहर में जो एक खुदकुश हमला हुआ, हमले को नाकाम बनाते हुए जो 4 एहलकार पुलिस के थे वो शहीद हो गए और 5 जो टेररिस्ट थे उनको भी मारा गया। ये वाक़या पेश आया कि उसी दिन एक शहीद पुलिस ऑफिसर का जो था वहाँ नमाज जनाजा हुई थी। उसके चंद घंटों के बाद ही जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने ना सिर्फ खुदकुश बेल्ट्स पहनी हुई थी बल्कि बुर्क़े भी वो इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने पुलिस लाइंस पर हमला कर दिया। वो पुलिस लाइंस के गाड़ियों में सवार, मोटरसाइकिल और रिक्शों में सवार पुलिस लाइंस पहुंचे और वहाँ मरकज़ी दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाब दिया और इसी तरह इवेंचुअली जितने भी वो टेररिस्ट आए थे उन सबको मार दिया गया। ये पहला ऐसा वाक़या नहीं है बन्नू में जो पेश आया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इजहारुल्लाह साहब, सहाफ़ी हैं, उर्दू से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो सर। जी इजहारुल्लाह साहब, ये क्या वाक़या पेश आया, कुछ तफसील बताएं हमें। अच्छा, थैंक यू। ये इस तरह हुआ था कि 5 हमलावर थे पुलिस के मुताबिक। इन्होंने ये बन्नू पुलिस लाइन जो है, इनकी 2 मेन दाखिली रास्ते हैं। एक रास्ता जो है ये बिल्कुल मेन रोड के साथ लिंक है, उसी से अंदर जाता है, और दूसरा रास्ता दूसरी साइड से है। इस वाकये में 4 पुलिस एहलकार जो थे वो भी जान से गए हैं, जो मुकाबला कर रहे थे हमलावरों का। तो इससे पहले भी यही बन्नू जो पुलिस कंपाउंड है, इस पे 2023 में आपको शायद याद होगा कि उस टाइम पे भी एक बड़ा हमला हुआ था, और इसी तरह का उन्होंने यही तरीकाकार इख्तियार किया था कि इस तरह पहले अंदर गए थे और फिर इन्होंने वहां पे पुलिस पे फायरिंग शुरू की थी, और वहां पे भी जो पुलिस के एहलकार है वो जान से गए थे उस टाइम पे। तो ये दूसरा बड़ा इसी पुलिस लाइन के ऊपर हमला है बन्नू के अंदर। अच्छा इजहारुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि बन्नू में पिछले दिनों में बहुत एहतजाज भी हुआ, उसमें डिमांड्स भी पेश की गई, और एक डिमांड उस वक्त यही पेश की गई थी पिछले दिनों में जब बहुत बड़े वाक़यात हुए कि पुलिस जो है वो टेररिस्ट ऑपरेशंस में लीड करेगी और वही रात को पेट्रोलिंग भी करेगी। क्या ये जो डिमांड्स थी ये मान ली गई थी और इन पे फिर अमल भी हुआ था? नहीं, ये मुतालबा पहले लकी मरवत के पुलिस इन्होंने मुजाहिरा किया था, फिर डीआई खान और बन्नू के पुलिस जो है उसमें भी कुछ इनके जो एहलकार थे वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए थे जो लकी मरवत में हुआ था, और फिर बन्नू में खुद जो पुलिस से उन्होंने मुजाहिरा किया था। उसी दिन भी कुछ एहलकार जो है वो एक दहशतगर्दी के शिद्दत पसंद हमले में एक विंग के 2 जवान जो थे वो उस टाइम पे जान से गए थे। तो वो मुतालबा इन्होंने जो किया था वो यही था कि पुलिस को इख्तियारात दिए जाए ताकि वो जो शिद्दत पसंदी है और जो टेररिज्म है, खासकर वो बन्नू का बता रहे थे लकी मरवत साइड पे, क्योंकि हालिया कुछ महीनों में इसी साइड पे लकी मरवत साइड पे, बन्नू साइड पे डीआई खान सेकंड मोस्ट, मतलब दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा जो है अभी जो फिगर्स आ रहे हैं वो टेररिज्म से है। तो वो यही मुतालबा कर रहे थे, लेकिन उनके मुतालबात जो थे वो माने तो नहीं गए अभी तक कि इनको इख्तियारात दिया जाए। और शायद इसमें मसला यही है कि पुलिस जो है वो सिविलियन के साथ डील करते हैं, मुख्तलिफ जो क्राइम्स है वो डील करते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि केटी की पुलिस ने
टेररिज्म का मुकाबला तो किया है, बट इसमें एक इशू ये है कि पुलिस जो है वो इसी तरह के जो गुरेला वार है उनके लिए इतने ट्रेन नहीं होती जितने मिलिट्री होते हैं। तो शायद इसी के ऊपर उन्होंने मुतालबा तो किया है कि इख्तियारात में दी जाए, फिर इसके लिए कोई कमेटी भी बनाई गई है। वो कमेटी जो है वो पुलिस के हाई अफसर से भी मिले थे, साथ में जो यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पे जो है कैप्टन है उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई मुतालबा माना नहीं गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टू सेम टाइम।